गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में हमने नरेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर और नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि नरेशन का ही दूसरा नाम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होता है। नरेशन के या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं, जिसको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच आदि के नाम से जानते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, कौन सा वाक्य आता है, रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा आता है। हमने अपनी भाषा में पढ़ा था उसको कि अंदर के वाक्य, एक अंदर का वाक्य होता है, एक बाहर का वाक्य होता है। उसके बाद उसके अंदर हमने और 6 नियम है वो पढ़ लिए थे। कितने नियम पढ़े थे? 6 नियम पढ़े थे कि अंदर का कर्ता कौन होता है, तो क्या होता है, बाहर का कर्ता क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। 6 नियम तक आ गए थे। आज आता है हमारा इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे आगे के नियम, 7वां 8वां जो भी है 6 नियम, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के इस ऑनलाइन वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें और अपने नोटबुक में जो नोट करने योग्य चीजें हैं उनको जरूर करें, ताकि आपको बार बार और ये वीडियोज हैं वो मोबाइल पे, लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर न देखना पड़े। बस अपने नोटबुक में एक बार नोट कर लिए नियमों को तो पढ़ते रहिए। तो आओ शुरुआत करते हैं। सभी विद्यार्थी एकाग्रचित होकर के इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। तो अब 7वां नियम आता है कनेक्टिव वर्ड्स। कनेक्टिव वर्ड्स स्टूडेंट्स क्या होता है कि देखो, इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर वाक्य में 2 भाग होते हैं। नंबर 1 ये बाहर का वाक्य और नंबर 2 ये अंदर का वाक्य। यहां तक तो आपके पहले समझ में आ गया था। अब हम क्या करते हैं, इन वाक्यों को जब हम जोड़ देते हैं, एक वाक्य बनाते हैं, तो वो हमारा कौन सा वाक्य बनता है? इनडायरेक्ट का बनता है। कौन सा बनता है? इनडायरेक्ट। अब कितने हैं वहां पर वाक्य? इन्वर्टेड कॉमा से पहले का, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का 2 वाक्य हैं। जब 2 वाक्यों को हम एक वाक्य में बदलते हैं, अर्थात 2 वाक्यों का एक वाक्य बनाते हैं, तो स्वाभाविक ही है कि 2 रस्सियों को, 2 धागों को हम जोड़ते हैं तो बीच में क्या आती है? गांठ आती है। इसी प्रकार हम 2 वाक्यों को अगर जोड़ेंगे तो उसके जोड़ने वाला हमें शब्द लेना पड़ेगा। उस जो 2 वाक्यों को जोड़ करके एक बना देता है, उस शब्द को कनेक्टिव या कंजक्शन बोलते हैं। क्या होता है? कंजक्शन या कनेक्टिव। डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन शब्दों को हमें कनेक्टिव वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव वर्ड्स। अब वो कनेक्टिव वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक होता है दैट, एक होता है इफ, एक होता है WS, एक होता है टू। ये हमारे 4 क्या हैं? कनेक्टिव वर्ड्स हैं। क्या है? कनेक्टिव वर्ड्स हैं। ये क्या करेंगे? डायरेक्ट के से जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे, डायरेक्ट के अंदर हमारे पास 2 वाक्य होंगे। जब इन शब्दों का, इन कनेक्टिव वर्डों का हम प्रयोग करेंगे तो वो इनडायरेक्ट का वाक्य बनेगा। वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 2 वाक्यों को एक करने वाले शब्द को या जोड़ने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कनेक्टिव वर्ड, यानी संयोजक, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला शब्द। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं। देखो, यदि दिया गया वाक्य डायरेक्ट के अंदर दिया गया, यदि वाक्य हमारा क्या है? साधारण है। क्या है? साधारण है, तो हमारा कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा? दैट आएगा। और यदि अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कौन से प्रश्नवाचक की बात हो रही है? हेल्पिंग वर्ड। यदि अंदर का दिया गया वाक्य, ये वाक्य यहाँ का, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, डू है, डज है, इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, विल है, यानी मॉडल्स है या डिड है, इनसे शुरू है, तो हमारा कनेक्टिव शब्द वर्ड क्या आएगा? इफ आएगा। और यदि अंदर का वाक्य प्रश्नवाचक है लेकिन कैसा? WS है। जैसे यहाँ पर हु है, हुज है, हुम है, वाई है, वहन है, विच है, वहेर है, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ लॉन्ग है, हाउ मच है आदि। यहाँ पर वो WH के बाद है, WH है, तो हमारा कनेक्टिव वर्ड क्या होगा?
तो उस स्थिति में हमारा कनेक्टिव वर्ड WH होगा। कौन सा? वही। क्वेश्चन में लिखा है वही WH। कौन सा? जैसे यहाँ पर वाट है तो नीचे क्या आ जाएगा? वाट आ जाएगा। ऊपर हुआ है तो नीचे हु आ जाएगा। अब ये वाट या हु या वहां का WH जब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊपर तो ये क्या, कौन, कब, कहां, कैसे, कितना ये अर्थ दे रहा है, लेकिन अब ये क्या होगा? ये अर्थ नहीं देगा, अर्थात अब ये कनेक्टिव वर्ड बन जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर जो WH का वर्ड है, शब्द है, वही शब्द वर्ड नीचे आ जाएगा। फिर हमारा चौथा नियम आता है, यदि अंदर का वाक्य इंपरेटिव वर्ब के फर्स्ट फोर्स में शुरू होने वाला है, यानी इंपरेटिव जो सेंटेंस है उसके अंदर हमारा कनेक्टिव वर्ड है वो क्या रहेगा? टू रहेगा। क्या रहेगा? टू। तो एक बात पुनः देखिए, यदि साधारण वाक्य है तो कनेक्टिव शब्द दैट लगाओ। यदि हमारा अंदर का वाक्य हेल्पिंग वर्ब प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है, तो कनेक्टिव शब्द क्या लगाना है? इफ लगाना है। और अंदर का वाक्य यदि WH से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव वर्ड वही WH लगाओ। और यदि अंदर का वाक्य इंपरेटिव है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाला है, डू नॉट से शुरू होने वाला है, तो हमारा प्लीज काइंडली से शुरू होने वाला है, तो हमारा कनेक्टिव वर्ड आएगा टू। तो ये तो हुआ कनेक्टिव वर्ड। एक बात का विशेष ध्यान रखें, ये जो हम कनेक्टिव जो वर्ड लगाते हैं उन कनेक्टिव वर्ड का और बाद के कर्ता, बाद के क्रिया, बाद के कर्म, अंदर का कर्ता क्रिया कर्म या अंदर का टेंस है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान रखना इसका विशेष है कि अंदर का टेंस क्या है, बाहर का टेंस क्या है। इन कनेक्टिव जो वर्ड से इन पर इनका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आते हैं कि बाहर का रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ने का कार्य करते हैं। चाहे अंदर बाहर कोई कर्ता हो, कोई क्रिया हो, कोई कर्म हो, वाक्य कैसा है। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिए कि अंदर का वाक्य कैसा है, साधारण है, प्रश्नवाचक में कैसा है या इंपरेटिव, बस इतना है, इससे कोई मतलब नहीं। चलो आगे देखिए आठवां नियम। जब वाक्य कनेक्टिव वर्ड दैट इफ WH या टू से जोड़ देते हैं तो बाहर से टू है, कोमा है, इन्वर्टेड कोमा है, वो हट जाएंगे। कैसे हट जाएंगे? अभी इसको मैं एक आगे छोटा सा एक उदाहरण है उसे समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान देना इसके। देखो, जब ये हमारे पास एक वाक्य है कि Arabish said to me that I am going to school। अब ये हमारा वाक्य है, ये इस वाक्य का सब्जेक्ट है, बाहर के वाक्य का ये वर्ब है और ये टू है और ये भी ऑब्जेक्ट है। ध्यान रहे, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये अंदर का सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। हम इस नियम की बात कर रहे हैं कि जब वाक्य कनेक्टिव वर्ड से दैट इफ WH टू से जुड़ जाते हैं तो बाहर से, अब देखो ये वाक्य, इन वाक्यों को ये कोमा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वो लगाएंगे। जैसे यहाँ पर हम दैट लगाएंगे, यहाँ पर इफ लगाएंगे, यहाँ पर WH लगाएंगे, यहाँ पर टू लगाएंगे। ध्यान रखें, ये कनेक्टिव वर्ड से दोनों वाक्य जब जुड़ जाते हैं एक हो जाता है। क्या हो जाता है? एक हो जाता है। तब बाहर यदि टू है तो ये यहाँ से हट जाएगा। पहली बात ये ना, टू हट जाएगा। ये बाहर वाली जो कोमा है नी के आगे ये हट जाएगी और अंदर से ये इन्वर्टेड कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा, ये दोनों है हट जाएगी। अब ध्यान रहे, जब वाक्य कनेक्टिव वर्ड से जुड़ जाता है तो बाहर से टू है, तो जरूरी नहीं ये टू है। क्यों? माना यही वाक्य ऐसा होता कि Arabish said, अब ये कोमा है, ये इन्वर्टेड कोमा है, फिर यहाँ पर एक वाक्य होगा ये कोमा है, तो यहाँ तो बात टू है नहीं। तो इसलिए जरूरी नहीं है, बाहर यदि कर्म होगा तो टू होगा, बाहर कर्म नहीं है तो टू भी नहीं होगा। लेकिन ये नंबर एक कोमा, नंबर दो इन्वर्टेड कोमा, ये निश्चित होगी, 100% होगी। तो जब कनेक्टिव शब्द आ जाए तब कोमा, इन्वर्टेड कोमा और हो तो टू है, उसको हटा देंगे, अर्थात वो हट जाएंगी। ये था हमारा आठवां नियम। शायद ये आठवां नियम है आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे
ये जो आप नियम आपको बताए हैं वो बेसिक नियम है। अब आगे जो नियम आएगा वो आएगा इन टेंसों में परिवर्तन संबंधी नियम। टेंसों में परिवर्तन संबंधी नियम है। अब देखो इसके टेंसों में बदलने के और दो नियम। क्या नियम है? दो नियम है। हम यहां पर लिखेंगे टेंस और संबंधी, टेंस संबंधी और परिवर्तन। परिवर्तन के नियम कि टेंस कब बदलता है कब नहीं बदलता है। तो इसका हमारा अगला नियम हो जाएगा, उसी में हम ले लेते हैं जैसे नियम नंबर हमारा 9। कौन सा हो गया? 9। इन्हीं में ले लेते हैं। बीच में कनेक्टिव वर्ड आ गया, कर्तवाद के कर्ता अंदर करते वाला आ गया, फिर कनेक्टिव वर्ड वाला आ गया। अब हमारा आ गया टेंस संबंधी नियम, फिर प्रोनाउन संबंधी समय दूरी संबंधी नियम आ जाएगा। तो पहला हमारा नियम ये क्या है कि नौवां नियम है यदि बाहर प्रेजेंट का मतलब होता है से या सेज। बाहर प्रेजेंट का मतलब है से या सेज। आराम से, दे से, आई से। यदि बाहर प्रेजेंट हो, प्रेजेंट का मतलब से या सेज, या FUTURE, फ्यूचर का मतलब होता है विल से या शैल से। बाहर प्रेजेंट या बाहर प्रेजेंट और प्रेजेंट और फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब से और से, फ्यूचर का मतलब सेल से या विल से हो तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। इसका मतलब है प्रेजेंट पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इनमें वो नहीं बदलेगा। आगे इसमें सिर्फ परिवर्तन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है वो जरूर होगा। तो क्या बना? यदि बाहर प्रेजेंट से या सेज और फ्यूचर विल से या सेल से है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। टेंस का मतलब क्या है? हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी से वर्ब है वो नहीं बदलेगा। हाँ, उसी टेंस में कर्ता के साथ जरूर हो जाएगा। मान लो अंदर आई के साथ में एम है, बाहर प्रेजेंट आई के साथ एम होगा, आई बदल करके ही आता है तो ही के साथ एम थोड़ी आएगा, ही के साथ क्या आता है? इज आएगा। इस तरीके से उसको वो उसी में रखा जाएगा। अब इसका 10वां नियम है वो क्या है? 10वां है कि यदि बाहर पास्ट यानी शेड, यदि बाहर पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब शेड हो तो अंदर का क्या? रिपोर्टेड
स्पीच, रिपोर्टेड अंदर का रिपोर्टेड स्पीच यानी 10 से 10 का मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब है वो निम्न टेबल यानी सानिम टेबल के अनुसार बदलेगा। अब ये देखो क्या है, यहां पर क्या लिखा है, ये तो होगा भार के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। यदि भार प्रेजेंट और फ्यूचर से, सेल से, विल से आदि है तो अंदर का टेंस से यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वो नहीं बदलेगा। लेकिन ये जो 10वां नियम है वो ठीक इसके 9 के उल्टा है। क्या है, यदि भार पास्ट है, यदि भार पास्ट का मतलब भार सेड है, राम सेड, तो अंदर का टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों निश्चित बदलेंगे। लेकिन वो बदलेंगे कैसे, यहां पर लिखा है कि निम्न टेबल यानी सारणी के अनुसार बदलेंगे। अब यहां पर हम एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी कि डायरेक्ट में क्या हो तो इनडायरेक्ट में क्या होता है। अगर जिसके ये सारणी समझ में आ गई, ये टेबल समझ में आ गई और ये 5-7 जो नियम समझ में आ गए, मानो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो पक्का हो गया, अर्थात उसको याद हो गई। और पहले ये नियम, उसके बाद अगर वो सारणी याद नहीं है हुई तो ऐसे मानो कि उसके ये समझ में नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर वो सारणी लिख रहा हूं, थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है आपको। तो इसमें करना क्या है, नंबर 1 या तो हम टेंस लिखें या वो टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब और हेड वर्ब है वो लिखें, जो अच्छा लगे वही हम लिखते हैं। तो देखो यहां पर है डायरेक्ट और यहां पर है इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम एक यहां पर टेबल बनाते हैं, एक सारणी बनाई जाएगी, 2 आधा बनाए अधिक बनाएंगे। अब जो हमारा पहला टेंस है वो आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बताओ मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या नियम है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमें पता है कि कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस या ईएस आता है, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और यदि पर्सनवाचक है तो डू और डज आता है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि डायरेक्ट के वाक्य में इनमें से कुछ दी हुई है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। किसमें, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की नियम क्या है, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। यदि वाक्य पर्सनवाचक क्या है, डू नॉट, डिड नॉट है तो ये आएगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है। फिर आ गया कंटिन्यूस। कौन सा आ गया, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस की साइकिल है इज एंड आर प्लस वर्ब में आईएनजी, इज एंड आर प्लस वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में। पहले प्रेजेंट के 4 पास्ट के 4 में बदलते हैं। तो यहां पर पास्ट कंटिन्यूस की साइकिल क्या आ जाएगी, वाज प्लस वर्ब में आईएनजी। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में बदलता है। फिर आता है परफेक्ट। कौन आता है, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की क्या साइकिल या क्रिया होती है,
कर्ता एकवचन है तो सहायक क्रिया हैज, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव, प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की क्या नियम है? सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया हैड और हैड के साथ वर्ग की थर्ड फॉर्म। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नियम क्या है? कर्ता एकवचन है तो सहायक क्रिया हैज बीन, कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया हैव बीन प्लस वर्ग में आईएनजी। ये देखो हैज बीन प्लस वर्ग में आईएनजी। तो ये बदलेगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया है हैड बीन प्लस वर्ग में आईएनजी। ये देखो प्रेजेंट के साथ पास्ट के साथ भी बदला। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, दोनों चीज साथ में साथ होती है। टेंस भी चल रहे हैं प्लस उस टेंस की सहायक क्रिया मुख्य क्रिया क्या है वो भी मैं आपको एक साथ है यानी कि इनमें साथ दिखा रहा हूं। अब आता है प्रेजेंट का साथ का काम हो गया। अब यहां पर हम लेते हैं पास्ट। क्या लेते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या नियम है? पास्ट इंडेफिनिट का नियम है साधारण वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म। और यदि वाक्य प्रश्नवाचक या नकारात्मक तो डिड है और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये देखो अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल रहा था, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट में। किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? नंबर 1 हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म में आ गया। अब पास्ट कंटीन्यूअस दूसरा आ गया पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? वाज और वर। वाज और वर। वाज और वर प्लस वर्ग में आईएनजी। ये पास्ट कंटीन्यूअस है। तो पास्ट कंटीन्यूअस किसमें बदलेगा? पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट इंडेफिनिट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अर्थात ये बदलेगा हैड बीन प्लस वर्ग में आईएनजी। अब हमारा तीसरा आ गया पास्ट परफेक्ट और चौथा आ गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया हैड बीन प्लस वर्ग में आईएनजी। ध्यान देगा थोड़ा सा, क्यों कि ये दोनों टेंस है वो नहीं बदलते हैं। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं नो चेंज। क्या लिखेंगे? नो चेंज। नो चेंज का मतलब ये नहीं है कि ये बदलते नहीं है। यदि डायरेक्ट के वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो यहां पर भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। यदि डायरेक्ट में हेड बीन प्लस वर्ग में आईएनजी है तो इनडायरेक्ट में बदलते तब भी क्या आ जाएगा? हेड बीन प्लस वर्ग में आईएनजी। नो चेंज का मतलब ये नहीं बदलते नहीं है। नो चेंज का यहां मतलब है ये किसी दूसरे टेनिस में नहीं बदलते, ये अपने ही टेनिस में बदल जाते हैं। पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अर्थात यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हैड प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म और इसका हम क्या लिख सकते हैं? हैड बीन प्लस वर्ग में आईएनजी। वर्ग में आईएनजी। तो अब मुझे बताओ ये कोई सा टेंस तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये अपने ही टेंस में वापस बदल जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं नो चेंज। अर्थात वो दूसरे किसी भी प्रकार के टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में नहीं बदलते हैं, इसलिए हमने लिखा है नो चेंज। तो प्रेजेंट के चार पास्ट के चार में बदल गए और पास्ट के चार है वो यहाँ बदल गए। अब आता है आगे फ्यूचर। कौन सा आता है? फ्यूचर आता है। तो हम यहाँ पर आगे लिखेंगे फ्यूचर के, या हम लिखेंगे मॉडल्स। क्या लिखेंगे? मॉडल्स का।
जिसके ये अच्छी तरीके से सारी याद हो गई, मानो उसके इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट के है वो गलत नहीं होंगे। 5-7 जो नियम है वो प्लस ये सारी। अब यहां पर हम लिखेंगे इनडायरेक्ट, क्या करेंगे इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट। यदि डायरेक्ट में क्या है, शैल है या विल है या कैन है, यहां पर मे है, क्या है शैल है, विल है और कैन है, और जैसे शैल, विल, कैन, मे। ये तो आपको पता ही है कि सभी के साथ में वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल्स के साथ में हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये बातें हमें लिखने की आवश्यकता ही नहीं है कि शैल के साथ क्या आएगा, विल के साथ क्या आएगा, शैल प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म और मे प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रहे यदि बाहर पास्ट है तो शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट और कैन का कुड हो जाता है। तो शैल का यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, SHOULD, शुड। तो विल का क्या हो जाएगा, WOULD, कुड हो जाएगा। कैन का COULD, कुड हो जाएगा। और मे का MIGST। क्या है ये, क्या बदला क्या है, ये इनकी सेकंड फॉर्म है, इसकी उधर जो मॉडल है इसकी। तो यहां पर MIGHT ये इसकी सेकंड फॉर्म है। शैल की सेकंड फॉर्म शुड, विल की सेकंड फॉर्म वुड, मे की सेकंड फॉर्म माइट, कैन की सेकंड फॉर्म कुड। ये सेकंड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि बाहर पास्ट है। जब बाहर पास्ट है तो इनका पास्ट क्या होगा, इनका पास्ट शैल का शुड, विल का वुड, मे का माइट और कैन का कुड। ध्यान रखिए। लेकिन यदि बाहर पास्ट हो और मस्ट है, COULD है, कुड है, WOULD वुड है, या SHOULD है, ये शुड है, अर्थात ऑलरेडी पहले से ही इनकी सेकंड फॉर्म दे रखी है। जैसे आउट टू है, डार्क टू है, क्या है OUGHT आउट टू, ये भी हमारा क्या है मॉडल है। आउट टू है या DAR डार्क टू है ये है। तो क्या होगा, नो चेंज, क्या होगा नो चेंज, अर्थात यही चीजें वापिस आ जाएगी। क्यों कि मस्ट है वो फर्स्ट है और सेकंड दोनों फॉर्म ही है। जब कुड यहां पर पहले से ही है तो कुड की सेकंड फॉर्म होती नहीं है, तो कुड का कुड रहेगा, वुड का वुड रहेगा, शुड का शुड रहेगा, आउट का आउट और डार्क का डार्क। हेल्प टू है तो हेल्प टू भी होता है। तो कहने का मतलब है इनके साथ ये सारी बनी है, ये रही। जब आज फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म के तो पास में जाते हैं, सेकंड फॉर्म हो सकती है, लेकिन बाहर अगर सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म की और क्या होगी, कुछ नहीं होती है, सेम वही रहती है। तो ये था हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जैसे कौन सा टेंस किस टेंस में बदलता है, तो टेंस के साथ साथ में और ये सभी चीजें हमने और देखी। टेंस भी देख लिया कि कौन सा टेंस कौन से टेंस में बदलता है, और साथ में ये भी पढ़ लिया है कि कौन से टेंस में क्या साइकिल है तो वो किस में बदलता है। अब ये भी बाहर पास्ट है तो ये जरूर होते हैं, लेकिन इसमें अब एक हमारा अगला जो नियम बनता है वो क्या है, 10वीं 11वां नियम। क्या है, 11वां नियम है। 11वां नियम ये है कि यदि अंदर का वाक्य यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक
भौम शक्ति, सार्वभौम शक्ति। एक अंदर का वाक्य सत्य हो या आदत संबंधी कार्य संबंधी कार्य मुहावरे कहावतें लोकोक्ति मुहावरे और जैसे ऐतिहासिक तथ्य हो तो बाहर पास्ट होते हुए भी अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। बस क्या है, ध्यान दें, अंदर का वाक्य यदि यूनिवर्सल यानी सार्वभौम सत्य कौन सा आता है? जैसे मैं कहता हूं कि 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये सब क्या है? ये सार्वभौम सत्य वाक्य है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट इन द वेस्ट। सूर्य पूरब में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। ये क्या है? सार्वभौम सत्य। पृथ्वी गोल है, आकाश का रंग नीला है, तारे आसमान में चमचमाते हैं। ये सब सार्वभौम सत्य वाक्य। मुहावरे लोग कहते हैं ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, समस्त चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती हैं। इस तरीके का आते हैं या कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो इन सब के अंदर क्या होता है? इसी प्रकार का जो टेंस है वो बाहर से प्रेजेंट हो, बाहर से फ्यूचर हो, बाहर से पास्ट हो, ये नहीं बदलते हैं। जैसे ऐतिहासिक वाक्य का मतलब है जैसे इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947, जैसे भारत ने 1947 में आजादी प्राप्त की। ये क्या है? इसी के अंदर। तो ऐसे वाक्य के अंदर बाहर पास्ट होते हुए भी अंदर का वाक्य टेंस है वो नहीं बदलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपको मैंने लेसन के बारे में, इनके नियमों के बारे में, कौन सा टेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो तो डायरेक्ट किसी बताती के बारे में वीडियो दिया। वीडियो का समय थोड़ा ड्यूरेशन थोड़ा लंबी होने जा रही है, इसलिए मैं यहीं इसको पूर्ण विराम देता हूं और आगे के इस अगले वीडियो के अंदर हम इनके प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, दूरी संबंधी परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और वाक्य बनाएंगे। तब तक आप इस ऑनलाइन वीडियो के साथ बने रहिए। अच्छी तरह के वीडियो शुरुआत से अंत तक देखें, सुने, समझे। यू हैव एनी प्रॉब्लम, किसी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी। आपके पास मेरे नंबर है, आप मुझे संपर्क करके और अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू।